स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, हमारे बीच में आई गेट एलुमनी है प्रियांशु झा, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी और गेट 23 के अंदर में अच्छा परफॉर्म किया था। ये अपने बारे में आपको खुद ही बताएंगे। और इस समय जो है जॉब में है। आईआईटी कानपुर से उन्होंने एमटेक कंप्लीट कर लिया है। और आप लोग भी अपने क्वेश्चंस बना के रखिएगा, क्योंकि ड्यूरिंग प्रिपरेशन काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है टेस्ट को लेकर, रिवीजन को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर। और इस टाइम में बहुत सारे बच्चे लीव करने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आता है, ऐसा फील होता है कि यार नहीं हो पाएगा, लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन मेरी लैग कर रही है। तो इन सब बातों को लेकर पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे प्रियांशु। तो आप इनसे अपना गाइडेंस ले सकते हैं, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मन में कुछ और भी डाउट है वो भी आप इनसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो वेलकम प्रियांशु। थैंक यू सर। तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन तो कर दिया आपके बारे में प्रियांशु। और थोड़ा सा अपनी जर्नी आप बताइएगा बच्चों, जिससे आपके बारे में बच्चे जान सकें कि आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई थी और बीटेक आपने कहाँ से किया। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पता चल जाएगा यहाँ के बच्चों को। जी, सो लाइक आप लोग को सर ने थोड़ा मोड़ा मेरे बारे में बताया ही होगा एंड कंटिन्यूइंग टू दैट, मेरा नाम प्रियांशु एंड मैंने आई गेट ज्वाइन किया था 2021 में, जब मैं अपने सेकेंड ईयर के बीच में था। मेरे को जहाँ तक याद है, मैं सर से बात किया था कि सर ऐसे ऐसे मैं अब थर्ड ईयर भी एलिजिबल हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थर्ड ईयर में अटेम्प्ट करूँ। तो सर से बात किया था। सर ने बोला हाँ बिल्कुल, आओ अटेम्प्ट करो, ट्राई करो, ज्वाइन करो, पढ़ते हैं। तो मैंने उसके बाद भाई से मेरी गेट की जर्नी शुरू हुई। उससे पहले का मैं अगर बताऊं तो 2019 में मैंने अपना बीटेक ज्वाइन किया था। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, जीजीएस आईपीयू। वहाँ पे मैंने एडमिशन लिया था, तो वहाँ से मेरी बीटेक हुई थी कंप्यूटर साइंस में। एंड देन वहाँ से फिर जर्नी स्टार्ट हुई, सर के साथ जुड़े, आई गेट का माहौल मिला, बहुत अच्छा। लाइक मैं बोलूँगा अभी तक का लाइफ में मेरे को सबसे अच्छा पीयर ग्रुप मेरे को आई गेट से ही मिला, जो मैं अभी तक हम लोग सब साथ में हैं। उसके तो अलावा प्रियांशु, जी सर। ये कैसे सर्च किया आपने कि आपके डिसाइड, चूंकि आप दिल्ली के रहने वाले थे और हम लोग जी। ऑनलाइन नए नए आए थे, जी कैसे मालूम पड़ा था आपको आई गेट के बारे में? सर, तो मैं जैसे हर कोई, जो भी कोई नया आदमी आता है गेट में, वो पहले यूट्यूब पे ही जाता है, देखता है एग्जाम के बारे में क्या क्या चल रहा है, क्या पैटर्न है। वैसे ही मैं धीरे धीरे वही स्क्रॉल कर रहा था, तो आपका चैनल का क्रॉस आया मेरे पास। दो तीन कोचिंग नाम दिमाग में थे। स्पेसिफिकली जैसे मैं दिल्ली से हूँ, तो यहाँ पे मतलब नाम नहीं लूंगा, बट एक काफ़ी बड़ी कोचिंग चलती है, तो एक वो दिमाग में था। साइड बाय साइड जब मैं यूट्यूब पे स्क्रॉल कर रहा था, तो मैं इस बार जेई के टाइम पे, क्योंकि मैं देख चुका था मेरी क्या गलतियां थी, मैं वो गलतियां रिपीट बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तो मेरे को एक ही चीज़ थी कि अच्छे से कोचिंग ज्वाइन करनी है, रिजल्ट ओरिएंटेड कोचिंग ढूंढनी है, कुछ भी हो जाए। एंड उस उनका बताया हुआ एकदम 100% फॉलो करना है। मैंने एक गलती की थी, टेस्ट सीरीज को जेई के टाइम पे इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, वो चीज़ें रिपीट नहीं करनी है। और सर फिर वही ढूंढते ढूंढते मेरे पास यही आपका चैनल मैंने ढूंढा यूट्यूब पे। फिर मैंने रिजल्ट्स देखे, तो काफी इम्प्रेसिव रिजल्ट्स थे। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, मतलब जो होता है ना बैच स्ट्रेंथ वर्सेस क्वालिटी, मतलब कितना रिजल्ट प्रोड्यूस हो रहा है, वो चीजें मैंने कंपेयर करी दूसरे कोचिंग से। तो मेरे को लगा बेस्ट है आई गेट फिलहाल मेरे लिए। तो मैंने आंख बंद करके आपसे उसी टाइम बात किया, ज्वाइन किया मैंने, जल्दी से जल्दी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया। अब मुझे बिल्कुल याद है कि आप उस समय बोले थे, सर अब मैं थर्ड सेमेस्टर तक पहुंच गया हूँ, लेकिन अभी तक कोई ज़्यादा अच्छा सक्सेस मुझे नहीं मिला है, लेकिन अब मुझे कुछ अच्छा करना है। और आपने प्रिपरेशन अपना ऑनलाइन में बिगिन कर दिया। आप लोग लाइव क्लासेस भी अटेंड करते थे प्रॉपरली। उस समय रिकॉर्डेड भी नहीं मिलता था, तो भी इस कारण से भी, और लॉकडाउन भी चल रहे थे उस टाइम में, जी। आप लोगों ने लाइव खूब अटेंड किया और अच्छे अच्छा ग्रुप बना यहाँ पे। जैसे आप थे, काफ़ी लोग थे। जैसे मैं आईआईटी कानपुर याद करूँ तो आपके साथ में हमको लगता है 5 to 6 स्टूडेंट आई गेट से गए थे पढ़ने के लिए। जी सर, मतलब हम, मेरे को अपना बैच स्ट्रेंथ याद है। तो हमारे बैच स्ट्रेंथ में बस यही हल्ला था कि मतलब ऐसे पत्थर फेंको तो हर तीसरा या चौथा आदमी आई गेट का ही निकलता है। तो मतलब ऐसी बात आ रही थी हम लोग का। और भी कोचिंग के थे, लेकिन एकदम जैसे बोलते हैं डोमिनेशन क्रिएट करने वाला, तो वो डोमिनेशन आई गेट वालों ने क्रिएट किया हुआ था बैच में। लास्ट ईयर भी दिल्ली में काफी लोग गए हमारे यहाँ से आईटी। इस बार भी आईटी कानपुर में गए, एक स्टूडेंट भिलाई से गए, अमतेश पात्रा करके है। वैसे हर साल ही जाते हैं, लेकिन 5-6 लोगों को जाना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है कि कोचिंग से।
तो प्रियांशु, जब अपनी जर्नी आपने स्टार्ट किया कि गेट की तैयारी करनी है, तो एक तो होता है चलो जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे हैं वो तो करना ही है, अपना भी एक कुछ प्लान होता है कि यार कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे और कितने समय तक कंप्लीट कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा डिस्कस करिएगा, आपका अपना प्लान कैसे होता था, जैसे कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको भी कि आइडिया लगे यार ये प्लान हमारे में है या मैं प्लान नहीं किया हूँ, बस जो सर पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जा रहा हूँ। नहीं सर, मतलब देखिए, इस बारे में तो मेरा ये मानना था कि ऑलरेडी एक बार गलती हो चुकी थी, तो अब मेरे को ऐसा था कि अब ये मेरा एग्जाम है, अगर मेरे को सक्सेसफुल होना है तो मेरे को अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना है। तो इसके लिए सर वही है, सबसे पहले तो आई गेट बहुत अच्छा पीयर ग्रुप देता है, तो वैसा आप अपना एक पीयर ग्रुप बनाइए। अच्छा देखिए, मोटिवेशन हमेशा काम नहीं आएगा, जो काम आएगा आपको लॉन्ग रन के एग्जाम में वो है डिसिप्लिन। तो आप जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, बिकॉज होता है कई बार कि हर आदमी हर दिन डिसिप्लिन मोटिवेटेड नहीं रह सकता है, और आलस आता है, सबको आता है, बहुत लंबी जर्नी है, 1 साल 1.5 साल की जर्नी है, तो उस चीज में आपका ग्रुप काम आता है कि जब आपका मन नहीं है लेकिन आपका दोस्त आपको मोटिवेट कर रहा है, चल यार आज ये सब्जेक्ट की एक और टॉपिक निपटाते हैं, तो उसमें क्या साथ साथ में चीजें कवर होती जाती हैं। तो मैं तो ये बोलूंगा सबसे पहले कि आप अच्छा ग्रुप बनाइए। और दूसरी चीज मैं बोलूंगा कि मैंने एक चीज देखी है आई गेट का, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मेरे को लगता है कि जैसे सर को पूरा आइडिया है कि सर इतने साल से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो सर को पता है कि मेरे को अपना सिलेबस इस टाइम तक खत्म कर लेना चाहिए, ताकि आगे के जो 2-3 महीने बचते हैं उसमें आप रिवीजन कर सको, आप टेस्ट सीरीज दे सको, इम्प्रूव कर सको। तो लाइक आई गेट में क्या है, मेरे को लगता नहीं कि 2 सब्जेक्ट से ज्यादा सर कभी भी पैरेलल में चलाते हैं, तो सब्जेक्ट। मैक्स टू मैक्स 2 सब्जेक्ट चलते हैं। तो अगर आप, एक चीज है कि अगर आप सर के साथ ही करो तो वो तो बेस्ट है, लाइक सर बहुत टाइम देते हैं, दिन में 2 क्लासेस होती हैं, अगर 2 सब्जेक्ट्स हैं तो बीच में आपके पास बहुत टाइम है। आप साइड बाई आपको क्या करना है, आप जो सर पढ़ा रहे हैं आपको वो रिवाइज करते जाना है, सर जो क्वेश्चंस करा रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। आप ट्राई करो कि सर के साथ सब्जेक्ट अपना एटलीस्ट थ्योरी वाली चीज खत्म कर लो। जैसे आप सर ने 2 सब्जेक्ट खत्म किए, साथ में 2 सब्जेक्ट और चलाए, तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट्स आप रिवाइज करो, प्लस प्रीवियस जो 2 सब्जेक्ट खत्म हुए हैं उस ड्यूरेशन में उनके पीवाईक्यूज निपटा लो। तो ऐसा क्या होगा ना, आप जैसे जैसे सर सब्जेक्ट्स खत्म करते जाएंगे साथ में आपके भी सब्जेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। अब क्या होगा, सर बोल रहे सिलेबस खत्म हो गया, आपका भी सिलेबस उस टाइम पे खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक काम बचेगा, रिवाइज करो बैक टू बैक, बार बार रिवाइज करो, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना ज्यादा चीजें दिमाग में बैठेंगी, आपको कोई नींद से उठा के भी जगाएगा और पूछेगा तो आप तुरंत आप उसका आंसर कर सकोगे। तो उस लेवल का रिवीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज है पीवाईक्यू प्लस टेस्ट सीरीज। तो अब कुछ लोग क्या होते हैं, वेट करते हैं कि पूरा सिलेबस हो जाएगा तो मैं बाद में पीवाईक्यू करूंगा, देन मैं टेस्ट सीरीज में जाऊंगा। तो मैं आपको बताता हूँ, जब पूरा सिलेबस हो जाता है ना तो आपके पास 3 महीने रहते हैं। अब कुछ कुछ बच्चे इस कैटेगरी के होते हैं जिनका सिलेबस हो चुका होता है, प्लस पीवाईक्यूज भी हो चुके होते हैं। कुछ इस कैटेगरी के बच्चे होते हैं जो सिर्फ सर के साथ सिलेबस किए हुए हैं, और इवन कुछ लोग होते हैं जिनका सिलेबस भी पेंडिंग रहता है। तो अब क्या है कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं ना, उनका काम थोड़ा आसान हो जाता है। सिलेबस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, उनके पास सिर्फ 2 काम है, रिवाइज करना है, डेली डेली रिवाइज करना है, एंड टेस्ट सीरीज देना है। उससे क्या होता है ना, आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है ओवर बाकी कैटेगरी के बच्चों पे। दूसरी चीज क्या है, आप इस एग्जाम में जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज दोगे, जितनी बार आप वो जो 3 घंटे का माहौल क्रिएट करके बैठोगे, एग्जाम दोगे, अपने दिमाग को मतलब अपने बॉडी को अडेप्ट करना उस 3 घंटे के हिसाब से। किसी दिन पेपर डिफिकल्ट आएगा, किसी दिन पेपर आसान आएगा। 10 टेस्ट तो शुरू में आपको एनालाइज करने में लगेंगे कि हाँ मेरे को थोड़ी देर में पेपर पहचानना है कि ये पेपर है किस लेवल का, कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे मेरे को याद है, मैंने 3rd ईयर में अटेम्प्ट दिया था, मेरा ग्रुप बहुत अच्छा था, मतलब मेरा पूरा सक्सेस आई ओ टू माई ग्रुप, वो ग्रुप बहुत अच्छा था। उससे साथ हम लोगों ने बैठ के कम से कम नहीं तो 60-70 मॉक टेस्ट तो दे दिए थे मैंने 3rd ईयर में अपने। तो लेकिन मेरे को उससे क्या हुआ ना, शुरू के 10 टेस्ट में आपको ये आइडिया लगेगा कि आपको पेपर पहचानना कैसा है, पेपर का लेवल क्या है, आपको अटेम्प्ट कैसे करना है। तो जैसे 2022 का गेट मेरे को याद है, आई थिंक अभी मैं लास्ट ईयर पेपर नहीं देखा हूं, बट जहां तक मैंने सुना है अभी तक का सबसे टफेस्ट 2022 का पेपर था। और उस पेपर का हम लोग जब पेपर दे के आए तो हम लोग वही बात कर रहे थे हमारे ग्रुप में कि यार मतलब पेपर हमको देख के पता लग गया था, इतनी बार टेस्ट दे दिया था हमने, तो हमको देख के एनालिस हो गया था कि यार पेपर बहुत डिफिकल्ट आया है, इसमें सिली मिस्टेक्स का
स्कोप नहीं है। जिसने अपने एक आध भले क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम अटेम्प्ट करो, लेकिन एक्यूरेसी जितनी अच्छी रहेगी आपकी रैंक उतनी अच्छी आएगी। तो यही चीज है। तो सर जानते ही हैं उस टाइम पे जब लोग रैंक स्ट्रगल कर रहे थे, तो हमारी कोचिंग से उस टाइम पे रैंक अंडर 100, अंडर 250, अंडर 300 बहुत रैंक्स थी। तो ये चीज है, क्योंकि आपको ना टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस करना है। इसलिए मैं एक चीज बोलूंगा, सिलेबस टाइम पे सर के साथ खत्म कर लो और पीवाईक्यूज साइड बाय साइड। फिर आपका एक ही काम रहेगा, आप रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो, दैट्स इट। और एक चीज बोलूंगा, ये एग्जाम लॉन्ग रन का एग्जाम है। आपको मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज पढ़ाई करो। नहीं मन कर रहा है, ठीक है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा किसी दिन वो चलता है, लेकिन पढ़ाई रोज करो। और रिवीजन तो मस्ट है। बस ये इस एग्जाम के लिए दो तीन ही मंत्रा है, सिर्फ इतना फॉलो कर लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। कंसिस्टेंसी, रिवीजन, टेस्ट सीरीज, बस। और सर की बात आंख बंद करके फॉलो करो, दैट इज एनफ। बहुत सारे बच्चे मतलब अभी आते हैं मिलने के लिए, सर कोर्स तो कंप्लीट कर लिए हैं लगभग, चूंकि अब तो रिकॉर्डेड भी हो गया ना अपने पास, तो बहुत सारे बच्चे रिकॉर्डेड से भी कर लेते हैं, दिन भर पढ़ते हैं, रात भर पढ़ते हैं। जैसे आपको मालूम है लास्ट ईयर 4 रैंक आई थी राशि की, तो उसने भी रिकॉर्डेड से खत कंप्लीट कर लिया था। इस साल भी 51 रैंक आई, उन्होंने भी रिकॉर्डेड से कंप्लीट कर लिया था। तो रिकॉर्डेड का अपना है। कुछ बच्चे जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो लोग बहुत जल्दी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम तब आता है रिवीजन के, मतलब वो हिम्मत नहीं रख पाते यार, इतनी चीजें पढ़ ली है ना, अब इतनी सारी कॉपियां बन गई हैं, सिर्फ कैसे रिवाइज करें। अब मन नहीं कर रहा रिवाइज करने का और याद भी नहीं है। तो कैसे आप लोग कैसे हिम्मत बटोरते थे रिवीजन करना है? सर ये चीज मेरे को पता था कि ये तो हाँ आपने एक अच्छा बताया कि जैसे 2 सब्जेक्ट चल रहा है, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, 2 सब्जेक्ट आगे का करते जाओ और 2 सब्जेक्ट जो पीछे का हो चुका उसको रिवाइज करते जाओ हर इंटरवल पे। ये तो मतलब जो बच्चा साथ में कर रहा है उसके लिए अच्छा है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं ना, कब रिकॉर्डेड में चले गए, वो इंटरेक्शन खत्म हो गया है, ना स्टूडेंट के साथ ना दोस्तों के साथ में इंटरेक्शन रह गया, ना सर के साथ इंटरेक्शन है, बस रिकॉर्डेड से पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है, पढ़ते जा रहा है। लेकिन रिवीजन कहीं ना कहीं वो फंस जा रहा है। रिकॉर्डेड का एक ड्रॉबैक ये भी हो रहा है कि बच्चे टाइमली कोर्स कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। सर, ये चीज हम लोगों को पता थी कि बिकॉज 12 सब्जेक्ट्स हैं, अगर रिवीजन साथ में नहीं चला तो वो बाद में हेक्टिक हो जाएगा, पाइलअप हो गया तो वो सरदर्द हो जाएगा। और ऐसा होता है ना, आप अभी तो आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, लेकिन आप काफी लंबे टाइम तक उसको छोड़ देंगे तो वो चीज आप फिर भूलने भी लग जाएंगे, तो वो उल्टा अल्टीमेटली आपका ज्यादा ही टाइम खा जाएगा उस टाइम पे रिवाइज करने में। तो मैं तो हमेशा से यही रिकमेंड किया हूँ। इवन हम लोग जितने भी हम लोग प्रिपेयर करते थे, सब यही ट्राई करते थे कि रिवीजन साइड बाय साइड चलना चाहिए। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, आपका सिलेबस कंप्लीट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है कि आप रिवाइज कर रहे हैं कि नहीं उससे। अगर आप रिवीजन छोड़ देंगे, आप भले एक हफ्ते में सब्जेक्ट निपटा लीजिए, लेकिन आप उसको फिर एक महीने के लिए छोड़ देंगे तो वो आपका एक हफ्ता वेस्ट है। तो आप अपना टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। भले आप 2 हफ्ता लगाइए, लेकिन आप रिवीजन साइड बाय साइड कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। ये रेस नहीं है, गेट एग्जाम रेस नहीं है, इसको रेस की तरह आप मत देखो, ये एक मैराथन है, बहुत लंबा है, आपको लगे रहना है। तो आपको थोड़ी स्ट्रैटेजी मैराथन के हिसाब से बनानी है, स्प्रिंट नहीं करना है आपको। थोड़ा आप भले, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, भले ठीक है आप लाइफ से तेज चलना चाहते हो आप चलो, लेकिन आप पैटर्न वही रखो, क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है जो सर चलाते हैं। एक टाइम पे 2 सब्जेक्ट से ज्यादा आप करके कोई मतलब नहीं है। आप 2 सब्जेक्ट करो, 2 सब्जेक्ट के साथ में रिवीजन करो आपके पास। और एक चीज है, आप ये बहाना आप नहीं बना सकते कि मेरी कॉलेज की पढ़ाई है, ये है। आपको ट्रेड ऑफ करना है, मतलब आप कॉलेज की पढ़ाई कर लो, या तो आप गेट पे ध्यान दे लो। मतलब हम सबको पता है कि बीटेक के एग्जाम कैसे निकलते हैं, एक हफ्ता 2 हफ्ता पहले, 15 दिन पहले लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो भी हो जाता है। आपको वहां डिस्टिंक्शन लाके कुछ नहीं मिलेगा। आप गेट में एक बार रैंक ले आओ, आप अच्छी जगह पहुंच जाओ, वो आपकी लाइफ सेट कर देगा। मार्केट सिनेरियो आप जानते हैं, आप किसी भी टायर 2 टायर 3 कॉलेज में है तो प्लेसमेंट तो आपको बहुत मुश्किल से लगेगा, आपके मेरिट पे ही है। जब आपने डिसीजन करके गेट का मन बनाया है तो आप फिर थोड़ा उसको रिलीजियसली उसको टाइम दें। और मैं यही बोलूंगा, जब अगर आपको रिकॉर्डेड भी करना है तो आप रिकॉर्डेड भी थोड़ा ऐसे मत करिए कि मैं सारे सब्जेक्ट्स एक बार में खत्म कर लेता हूँ पहले, फिर रिवीजन कर लेता हूँ, क्योंकि वो आपका अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करेगा। आप जो सब्जेक्ट खत्म करने में टाइम लगाओगे वो भी वेस्ट होगा। तो आप पैटर्न यही रखो, भले आप 2 लेक्चर कम देखो, वो टाइम आप रिवीजन में डेडिकेट करो। रिवीजन इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि आप आगे चल के उसको रिटेन कर पाए अच्छे से, और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग आप अपनी बढ़ा पाए, तभी रिवीजन। और रिवीजन आप जितनी बार करते हैं ना, आपको थ्योरी उतने नए तरीके समझ में आती है कि इसको हम अप्लाई कहाँ कर। बिल्कुल वही।
जी सर, इवन आज भी हम लोग सर पढ़ते हैं, तो जैसे कॉन्सेप्ट्स वगैरह पढ़ते हैं, तो हम जितनी बार पढ़ते हैं तो लगता है अरे यार ये इस पीओवी से देखते तो ये शायद ये और आसान हो जाता, तो वो चीजें ना रिवीजन से ही आती हैं। एक पॉइंट आपने बोला कि कॉलेज भी साथ में आपको मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चों का ये बहाना रहता है कि कॉलेज में अटेंडेंस का है, असाइनमेंट का है। ठीक है सर। अच्छा, इनको कुछ भटकने वाले भी लोग मिल जाते हैं। जैसे यूट्यूब में बहुत सारे लोग ऐसे वीडियो डालते हैं कि एमटेक करने से कोई फायदा नहीं है, एमटेक में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मान लो एक आध दो चार लोगों का नहीं हुआ किसी कारण से। तो आजकल ऐसे भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज आते हैं ना। और बहुत सारे लोग, आज भी मुझे याद है प्रियांशु, पता नहीं मैं तुमको बताया था नहीं बताया था, जब तुम्हारा आईआईटी कानपुर में हुआ था, तुम पढ़ने गए थे, तुम्हारा कोई फ्रेंड, स्कूल का फ्रेंड था, ठीक है, या बीटेक कर रहा होगा, बीटेक का तो नहीं था, बीटेक उसका चंडीगढ़ में था। वो चंडीगढ़ से स्पेशली मुझे फोन किया था, सर प्रियांशु कैसे आईआईटी कानपुर पहुंच गया। क्योंकि हम लोग का मैंने यहाँ से बीटेक कर रहा हूँ, उसने दूसरी जगह से बीटेक किया था। और सर अब मुझे, मैं जॉब ओरिएंटेड था, मेरी जॉब लग गई, 8 लाख की जॉब लग गई है, लेकिन वो तो आईटी कानपुर पहुंच गया, तो हो सकता है इन फ्यूचर मेरे से बहुत आगे निकल जाए। सर आप मुझे बताओ कितना आगे निकल सकता है मेरे से वो। मतलब ऐसा मैंने देखा बच्चों को, सर मुझे भी क्या गेट की तैयारी करनी चाहिए, मेरे पास 8 लाख का जॉब है। तो हम क्या यार, ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्या होगा फ्यूचर में किसके साथ में, ये प्रिडिक्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, गेट करने से, बड़े कॉलेज में जाने से फर्क तो पड़ता है। क्योंकि एक टैग वैल्यू जो आपको मिलती है, जो कॉन्फिडेंस आपका झलकता है कि कहा 12 के बाद आप वहां नहीं जा पाए थे, अब आप चूंकि कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके वहां पे जा रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस एक अलग ही रहता है, अलग ही लेवल पे रहता है। तो क्या बोलना चाहोगे, कैसे बहुत सारे लोग नेगेटिव न्यूज देते हैं कि यार एमटेक करने से फायदा नहीं है, तो कहीं ना कहीं कॉलेज के जो बच्चे हैं इसमें भी फंस जाते हैं। देखिए सर, मैं इस पे 2-3 पॉइंट से ये बताता हूँ। जैसे आपने एक पॉइंट रखा प्लेसमेंट का, दूसरा पॉइंट है टैग। तो चलिए, टैग ऑब्वियसली मैटर करता है, आप एक बार अच्छी जगह पहुंच गए वो तो जरूरी है। लेकिन क्या होता है ना, जो सबसे बड़ा शिफ्ट जो देखने में मिलता है ना सर, आप टायर 3 कॉलेजेस में है तो आपकी टायर 3 मेंटेलिटी है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप माने ना माने ये बात। लेकिन आप एक बार अच्छे जगह पहुंचते हैं ना, अच्छे प्रोफेसर से बात करना, वहाँ जो रिसर्च चल रहा है उन रिसर्चर से बात करना, उनका क्या सोचना है, फिर वो जो नेटवर्क बनता है आपका, ये सब चीजें सर बहुत ज्यादा शिफ्ट लाती है आपके सोचने की शक्ति में, आप कैसे सोचते हैं। पहले हमको क्या लगता था कि, मैं अपना बात बताता हूँ, मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये लोग इतनी ज्यादा कोडिंग कर रहे हैं, मेरे को तो ये क्वेश्चन देख के समझ ही नहीं आता क्या करना है कैसे करना है। चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी जहाँ फोकस कर रहे हैं। लेकिन सर पता है, विद टाइम ये चीजें धीरे धीरे रियलाइज होती हैं कि आप एक बार अच्छी जगह पहुंचते हैं ना तो आपको बहुत फायदा होता है, आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होता है। आज आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल लूं, आज किसी भी कंपनी में, अपना आईगेट का आपको पता है एल्यूमनाई नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, किसी भी कंपनी में हम लोग बात करें तो वहाँ जान पहचान के लोग निकल सकते हैं। इवन किसी भी इंस्टीट्यूट में, इंडिया हो, इंडिया के बाहर हो, वहां लोग मिल जाएंगे। इवन मैं आपको बताता हूँ, हम लोग जो रिसर्च, जब थीसिस वाला काम करते थे, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसे नॉर्मली कभी मैसेज करते थे या मेल करते थे आउटसाइड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स या उनको, तो रिप्लाई मुश्किल से आता था, हार्डली। लेकिन हम लोग जब अपना मतलब आईआईटी का यूज करके जब मेल वगैरह करते थे, तो सर वो प्रॉम्प्ट रिप्लाई, वो चीजें ना, वो चीजें डिफरेंस क्रिएट करती हैं आगे जाके। रही बात प्लेसमेंट की, तो सर मैं अपना बताऊं, इवन मैं आईआईटी कानपुर का सिनेरियो बताता हूँ आपको। मार्केट सिनेरियो अच्छा नहीं है अभी कहीं पे भी, ये बात तो सबको पता है, बहुत रिसेशन, बहुत ले ऑफ्स, बहुत चीजें हैं, कंपनी हायर नहीं करना चाह रही है। इवन इस माहौल में, सिर्फ मैं एमटेक की बात करूं, मास्टर्स की, एमटेक प्लस एमएससी, एमएस के, तो एमएस के ज्यादा लोग तो नहीं थे, बट ओवरऑल वो एमटेक का ही बताता हूं आपको। तो हमारा जो एवरेज रहा है डिपार्टमेंट का, एवरेज सीटीसी 30 LPA है, एवरेज। और बैच स्ट्रेंथ अराउंड 65 थी, बैच स्ट्रेंथ ये थी हमारी। सिर्फ एमटेक का हाईएस्ट पैकेज गया है 82, 81 या 82 LPA, और लोएस्ट गया 12। तो सर ऐसा है कि इस रिसेशन के माहौल में भी हमारा अराउंड 80% बैच 3 दिन के अंदर प्लेस था। डे 1, डे 2, डे 3 सब प्लेस हो गए थे। जो थोड़े मोड़े बचे थे वो भी फेज 1 खत्म होते होते प्लेस हो गए। तो इवन इस माहौल में भी अगर आप बोलते हैं, तो अगर आप अभी टायर 3 कॉलेज में आपका 8 LPA का, या इवन मैं मान लेता हूँ चलिए आपका 12 LPA का लग भी गया, तो कहाँ 12 LPA, और आप 3 टाइम्स उसके आने में आपको कितना टाइम लग जाएगा, वो आप खुद ही सोच सकते हैं। प्लस आप एमटेक में आपको टैग मिल रहा है, नेटवर्क मिल रहा है, लाइफ टाइम मेंबरशिप। आप कभी भी मान लीजिए, अब मैं
अपना बताता हूँ, जैसे अगर मैं अब कभी भी पीएचडी करना चाहूँ तो आईआईटी का रास्ता तो मेरे लिए एटलीस्ट विदाउट एग्जाम खुला है, मेरे को बस प्रोफेसर को बोलना है, मैं जाके डायरेक्ट पीएचडी कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज अगर आप बाद में सोचते हैं करने का, तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, देन आपको प्रोग्रामिंग टेस्ट देना पड़ेगा, देन आपका इंटरव्यू होगा, तब जाके आप सिलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो ये चीजें ना बहुत आपके लॉन्ग रन में आगे जाके काम आती है। आप कभी भी अब आईआईटी से निकल के ना आप खाली नहीं बैठोगे, या कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा यार कल को मेरी जॉब चली गई तो मैं क्या करूंगा। तो वो जो डिफरेंस क्रिएट होता है ना, वो डिफरेंस वर्थ इट है। उसके लिए तो आप मतलब कभी भी गेट एग्जाम, आप कोई अगर ये बोल रहा है कि यार प्लेसमेंट नहीं लग रही है ये, तो यार मतलब वो आपको फुल ऑन पागल बना रहे हैं, वो कंपटीशन कम करना चाह रहे हैं बस, और कुछ नहीं। उनके चक्करों में मत पड़ो, अपना लगे रहो और अच्छी जगह पहुंचो। तो प्रियांशु, आपने अपना सब्जेक्ट बता दिया कि कैसे कंप्लीट करना है। आपके हिसाब से कैसा क्या आइडियल टाइम होता है? कोई बच्चा गेट की तैयारी करना चाह रहा तो कब से उसको बिगिन कर देना चाहिए यदि कॉलेज का स्टूडेंट है तो? सर आइडियल टाइम तो मैं ये बोलूंगा जितनी जल्दी, मतलब जब जागो तभी सवेरा, जितनी जल्दी हो सके मन बनाओ, तैयारी शुरू करो। बट कुछ लोग हैं जो 6 महीने में भी करते हैं, कुछ लोग हैं जो 1 साल 1.5 साल लगाते हैं। दैट डिपेंड्स कि आपका फाउंडेशन कैसा है। बट एक चीज बोलूंगा, अगर आपने मन बना लिया गेट एग्जाम देने का, तो एज सुन एज पॉसिबल, अब तो थर्ड ईयर में भी आप एलिजिबल है, तो आप क्यों ना सेकेंड ईयर। अब तो मैं सुन रहा हूँ लोग फर्स्ट, मतलब लिंक्डइन पे जैसे मेरे को मैसेजेस आते हैं, लोग फर्स्ट ईयर में गए हैं, सेकेंड सेम ऑनवर्ड्स पूछ रहे हैं कि, तो ठीक है, अच्छी बात है, जितना मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं उतना अच्छा है। सिलेबस कब तक कवर हो जाना चाहिए? सिलेबस कब तक कवर हो जाना चाहिए? सिलेबस के लिए एटलीस्ट मैं आपको बोलूंगा ना, आप सिलेबस, आपका एग्जाम फरवरी में होता है, तो आपके पास जनवरी पूरा होना चाहिए, दिसंबर पूरा होना चाहिए, और नवंबर। तो अगर मैं बोलूं आप सितंबर तक भी अगर अपना सिलेबस खत्म कर लेते हो, सितंबर लगा के भी, तो आपके पास 3 मंथ्स सफिशिएंट है। गिवन आप रिवीजन कर रहे हो साथ में, तो आपको 3 महीने सिर्फ टेस्ट देना है। टेस्ट कब से स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चे को? टेस्ट तो मैं ऐसा कहूंगा कि जैसे कुछ टॉपिक टेस्ट ये सब तो जो होते रहते हैं, जैसे जैसे आपका सिलेबस होते जा रहा है, टॉपिक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो, आपको नया ही जानने मिलेगा और कुछ नहीं। हम्म। फिर आपका सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, देखिए मैं फुल लेंथ का बताता हूँ। फुल लेंथ आपको 2 महीना तो फुल ऑन प्रैक्टिस करनी है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जनवरी पूरा आपको देना है, और आपका दिसंबर वाला पूरा मंथ आपका फुल लेंथ में जाना चाहिए। मॉक टेस्ट। फिर आपका मीनवाइल जो आपके वो मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं और जो सिंगल सब्जेक्ट टेस्ट होते हैं, वो आप ट्राई करिए कि अक्टूबर में, नवंबर ऐसे करके आप खत्म कर लीजिए उसको, और उससे पहले आपके टॉपिक टेस्ट हो जाने चाहिए। तो अगर आप बैक ट्रैक करिए चीजों को कि आपको कितना टाइम कहाँ लगाना है, तो उससे आपको चीजें जल्दी समझ आएंगी। सही बात है। जैसे आपको कुछ जो टेस्ट देते थे या आप रिवीजन करते थे, कुछ ना कुछ पॉइंट आपको लगता था ये मेरा वीक है, तो मुझे और इम्प्रूव करने की जरूरत है टॉपिक, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं देंगे तब तक को मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ पर मैं वीक हूँ या और क्या एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना है। तो उसको कैसे इम्प्रूव करते थे आप? तो सर हम लोग ऑब्वियसली टेस्ट देते थे तो कई चीजें पता चलती थी। 2-3 टाइप के मिस्टेक्स होते थे, या तो हमारे सिली मिस्टेक होता था, या तो रिवीजन थर्ड टाइम से नहीं हुआ है तो कॉन्सेप्ट भूल गए हैं, तो वो टाइप का मिस्टेक होता था। या तो तीसरा मिस्टेक होता था कि कॉन्सेप्ट समझ ही गलत आया है। तो तीनों टाइप के मिस्टेक ले, सिली मिस्टेक ले, तो आप वही है, एक बार करोगे, 2 बार करोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि तीसरी बार भाई यहाँ पे मेरी सिली मिस्टेक होती है, यहाँ ध्यान देना है। याद करने वाली चीजें, रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना कम होगा। जो आपका तीसरा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होता है, जो आपको समझ आ गया कि नहीं, या मतलब सोल्यूशन देख के कि यार ये तो मैं गलत समझ रहा था, तो वहां पे आपको या तो आप एक बार रिवाइज करो, ठीक है, उस पीओवी से समझने का ट्राई करो। दूसरा मैं बोलूंगा कि आप स्टैंडर्ड बुक्स में जाओ। आप पूरे सब्जेक्ट के लिए स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे उससे अच्छा, जहां आपकी वीक पॉइंट्स है उनके लिए आप स्टैंडर्ड बुक्स उठाओ। एनपीटीईएल है, एनपीटीईएल की वीडियोस देखो। ज्यादा यूट्यूब पे इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड बुक्स और एनपीटीईएल आपके लिए मतलब ऐसे बोल सकते हैं बाइबल है। मतलब अगर आपको कहीं पे कॉन्सेप्ट की कोई दिक्कत आ रही है, तो आप, अपना ग्रुप है, हो सकता है आपको जो चीज गलत समझ आई हो, आपका दोस्त को सही समझ आई हो, आप उनसे बात करो। तो ऐसे ही करके आपके कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स जाएंगे, और ये जितना जल्दी आपको पता चल जाए उतना अच्छा है। इसीलिए बोल रहा हूँ टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, वो बहुत जरूरी है। जो ये सही है, तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि आप कंसेप्चुअल के लिए बुक में जाइए, एनटीपीएल के वीडियो देख सकते हैं या आप दोस्तों से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।
तो बच्चों ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने चाहिए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आजकल जल्दबाजी बहुत है बच्चों में कि यार ना बहुत जल्दी कोर्स खत्म हो, जैसे मैं अभी आपको मान लो सी पढ़ा रहा हूँ और 60 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, या मैं आपको ट्यूसी पढ़ा रहा हूँ 80-90 घंटे क्लास जा रही है। बोलता नहीं सर ये तो 30 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। मतलब बच्चे बहुत जल्दी चाहते हैं चीजें खत्म होना, मतलब शॉर्ट में चाहते हैं। जैसे आजकल यूट्यूब का जमाना है, क्रैश कोर्स में हो जाए हमारा, ठीक है, टाइम नहीं देना चाहते, मतलब चमत्कार चाहते हैं बेसिकली। क्या ये पॉसिबल है? सर मैं शुरू में ही बोला हूँ कि गेट एग्जाम स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। बहुत लंबा प्रोसेस है। आप लगे रहोगे तो पक्का सफल होगे। और ऐसे जो शॉर्टकट वगैरह या ऐसे जो बोल रहे हो ना आपकी चमत्कार हो जाए, तो वो कुछ नहीं होने वाला है। आप देख लो सक्सेस रेशियो क्या रहता है गेट में। और जितने सक्सेस होते हैं वो ये वही हैं जो लगे रहे एंड तक। सही तो बात अब है। आप सोच लो कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। कोई चमत्कार नहीं हो पाएगा। और आप अगर बोल रहे हैं कि 30 घंटे में 80 घंटा क्यों लग रहा है, 70 घंटा क्यों लग रहा है, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो वो पीछे 15-20 साल से पढ़ाता आ रहा है। उनको आइडिया है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस में टाइम निकालना है। मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप तेज भागना चाह रहे हैं, आप भागिए। मैं तो सिर्फ मैं हम हमारे टाइम पे तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं थे। हम तो सर के साथ ही करते थे। तो मैं बोल रहा हूँ मेरे पास कुछ नहीं तो 3 से 3.5 महीना, मेरे को याद है अगस्त मिड तक हमारा सिलेबस हो गया था, आई गेट में खत्म था। उसके बाद हमारे पास मोर देन सफिशिएंट टाइम था। हम रिवाइज करते थे, टेस्ट देते थे। आप मत करो, आप मत भागो रेस में। क्यों फालतू में लोड लेना है? कॉलेज का आपको ज्यादा बर्डन लगता है, कॉलेज का काम कर लो। लेकिन आप सर के साथ करते हो तो सर के साथ करो। अगर आप तेज भागना चाह रहे हो तो फिर आप ऐसा मत करो कि कंटेंट क्यों इतना लंबा है या कंटेंट क्यों इतना छोटा है। कंटेंट सफिशिएंट है। आप थोड़ा इसको रिलीजियसली पढ़ो। आपने भरोसा जताया तो एंड तक भरोसा रखो। आपके साथ तभी कुछ अच्छा होगा। और एक पॉइंट और बहुत ज्यादा आता है, जब बच्चे टेस्ट स्टार्ट करते देना तो मार्क्स बहुत कम आते हैं। जैसे तुम लोग भी मार्क्स कम आते थे स्टार्टिंग में, ठीक है, तुम लोग भी घबराते थे, तो बच्चे बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, सर नंबर नहीं आ रहा, 2 नंबर आया, 3 नंबर आया सर, ये टेस्ट सीरीज इजी है तो इसमें ज्यादा आ जाता है, ये टेस्ट सीरीज थोड़ी सी टफ लग रही है तो इसमें नंबर कम आ रहे हैं। तो किसको सही माने किसको गलत माने? देखिए, आपको टेस्ट सीरीज को जज करने का कोई जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। आपको उस एनवायरनमेंट की तरह ढलना सीखना है उस टेस्ट सीरीज से। आपको क्वेश्चंस देखने हैं नए नए। कोई आपकी गलतियां हैं, जो आपको 3 टाइप की गलतियां बताई, वो गलतियां आइडेंटिफाई करनी है उन टेस्ट सीरीज से। आपको जज करके कोई फर्क नहीं पड़ता कोई टेस्ट सीरीज गेट से हार्ड है या गेट से इजी है। आप सीखो उससे। आप अपने आप को चेंज करो। अगर आपको हार्ड लगता है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपको इजी लगता है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इन चीजों पर ध्यान दो। अपने आप को डेवलप करो यार। टेस्ट सीरीज हार्ड है, डिफिकल्ट है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। सीखो उनसे ज्यादा से ज्यादा, बस इतना काम है आपका। मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? मार्क्स कम आएंगे। इनिशियली 10-15 टेस्ट में तो हवा भी नहीं लगेगी कि हो क्या रहा है। मैं क्वेश्चन में ज्यादा टाइम दे दे रहा हूँ। मेरे को पता चल रहा है कि मेरे 20 क्वेश्चन बाकी है और मेरा टाइम खत्म होने वाला है। मैं तुम बहुत सारी चीजें करोगे उस टाइम पे, बहुत सारी, कि मैं आइट्रेशन में देके देखता हूँ टेस्ट, मैं एक गो में देके देखता हूँ टेस्ट। तो यार मतलब 10-15 टेस्ट में तो मार्क्स नहीं ही आएंगे। ठीक है। अनलेस आप एक साल ड्रॉप किए हुए हो, आप पढ़ सब कुछ आपको आता है, तो शायद वो वाले बच्चे होंगे जो आपको टेस्ट सीरीज में ऊपर दिखते हैं 70-80 वाले। वो वही बच्चे होते हैं जनरली जो ड्रॉप लेके वापस से दे रहे हैं। तो उनका काम ही वही है, साल भर उनको रिवाइज करना और टेस्ट देना है। तो ऑब्वियसली उनके मार्क्स थोड़े ज्यादा आएंगे। आपको कोई फर्क नहीं है। आपका कंपटीशन सिर्फ अपने आप से रखो। आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट है, आप चीजें सीख रहे हो। बाकी कंपटीशन ऑब्वियसली है। विद टाइम आप जैसे जैसे उस टाइम पे पहुंचोगे ना, आप भी उस लेवल में एंटर हो जाओगे। हमारे मार्क्स खुद कम आते थे यार। हम लोग तो मतलब हम लोग ऐसा एक्सेल शीट बना के रखते थे। शुरू से हमने एकदम लास्ट तक जो टेस्ट दिया, फिर हमने उसमें ट्रेंड देखा अपना। बहुत खराब मार्क्स आते थे यार, बहुत खराब। मतलब हम लोग तो ऐसा लगता था कि क्या होगा। बट वही है, हम भी वैसी पैनिक करते थे। तो फिर बाद में धीरे धीरे समझ आई चीजें कि नहीं यार, विद टाइम चीजें इंप्रूव हो जाती हैं। और यहाँ पे यार ग्रुप काम आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिमोटिवेट पक्का होगे, लेकिन आपका ग्रुप है ना, वो आपको उठा के ले जाएगा। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आप इतने अच्छे जगह हो, इतना अच्छा पीयर है, पूरा फायदा उठाओ। तो जैसे आपने बीटेक भी किया एमटेक भी किया, क्या फर्क लगता है दोनों में? सर बीटेक तो बीटेक तो क्या, कोविड में चला गया था मेजर पोर्शन। और जब कॉलेजेस दोबारा शुरू हुए तो वही सब्जेक्ट्स आ गए जो गेट वाले थे, तो इतना ज्यादा कुछ लोड नहीं आया।
देन असाइनमेंट्स वही सब नाटक, असाइनमेंट एक करता था, बाकी लोग कॉपी करते थे। तो बीटेक तो खैर बहुत हल्के में चला गया। एंड देन एमटेक, एमटेक उतना ही हैवी लगा फिर हमको। एमटेक ऐसा लगा क्योंकि सर वो क्या होता है ना, एकदम टायर 3 से टायर 1 में आ जाना, इतना खतरनाक एनवायरनमेंट है, प्रोफेसर आधा अधूरा पढ़ा के जा रहे हैं, अब हमको ढूंढना। यहाँ तो क्या है, आप गेट में तो क्या है, पूरा बना बनाया आपको मिल जाता है, बस वही रिवाइज करना है, पढ़ना है, टेस्ट देना है। वहां एकदम चीजें चेंज हो जाती हैं। मैं जैसे बताऊं, हम लोग का एक सब्जेक्ट था, हमने यही सोच के लिया था यार गेट का सब्जेक्ट है, क्या ही होगा यहाँ। तो हमने एल्गोरिदम का एक सब्जेक्ट ले लिया। अब हम उस क्लास में जा रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आता है। अब सब ऐसे शक्ल बना के बैठे हैं। एग्जाम सोचा चलो ठीक है, जो एल्गोरिदम कराए हैं वो रट लेते। थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रहा हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर का जो मिडल वाला एग्जाम होता है, तो हमने सोचा यार वैसा ही होगा, एल्गोरिदम्स याद करके चले जाते हैं। वहां हमको पता चला नहीं यार, ये आईआईटी के एग्जाम अलग होते हैं। 200 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, और हवा ही नहीं लग रहा कि करना क्या है इसमें। समवॉट हाथ पैर मारा, मतलब कुछ कुछ किया, तो वहां से फिर समझ आया कि यार डिफरेंस तो है। मतलब आप अगर मेंटेलिटी वही बोलते हैं ना, अगर आप लर्निंग वाले मोड में नहीं आओगे ना आईआईटी में, तो बहुत लोगों ने स्ट्रगल किया आईआईटी आके। डब अंडर 200 रैंक वालों को हमने बहुत बुरी तरह स्ट्रगल करते देखा है आईआईटी में। तो डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अभी वो चीज नहीं है आपके पास, अभी तो सर सब कुछ हैंड हेल्ड आपको दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज पता है, सब कुछ आप कर ले रहे हो। लेकिन उसके बाद जब आप आईआईटी आओगे ना, तो आप भले रैंक 1 हो या रैंक 300 हो, ओपनिंग रैंकर और क्लोजिंग रैंकर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं रह जाता है। कब कौन ऊपर नीचे होता है वो बहुत आपकी मेहनत पे है वहां पे। अब सीखने को बहुत मिलता है वहां पे। बहुत सीखने मिलेगा। इवन आपको एकेडमिकली ही नहीं, आपको को करिकुलर, आपको मैनेजमेंट स्किल्स, आपके जो कल्चरल स्किल्स है, बहुत हर हर मायने में आपका इम्प्रूवमेंट होगा। इवन मैं तो इतना सर मैं बता दूं, मैं बहुत इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ था वहां जाने से पहले। वहां जाने के बाद मैंने बहुत चीजें एक्सप्लोर की। मतलब काफी चीजें हैं, आपको बहुत मजा आएगा। आईआईटी की लाइफ बहुत मजा आएगा। आई थिंक लाइफ का बेस्ट टाइम मेरा वही था जो खत्म हो गया फिलहाल। ये चीज क्या लगी आपको कानपुर के बारे में? सॉरी सर। कानपुर के बारे में क्या अच्छा लगा आपको? सर कानपुर के बारे में, कानपुर का तो सर हर एक चीज, अब मैं थोड़ा बायस भी रहेगा बट ठीक है। कानपुर कैंपस ऑब्वियसली खड़गपुर के बाद आगे सबसे बड़ा कैंपस है, बहुत सुंदर कैंपस है। ठीक है, हर एक चीज आपको कैंपस में मिलेगी। दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त मिलते हैं आईआईटी में। ठीक है, यही नहीं आप एमटेक वाले हो तो एमटेक, मेरे दोस्त हर ब्रांच में थे। इवन बीटेक वाले से हम सब दोस्त थे, तो वो वाला नेटवर्क हो गया आपका। देन तीसरा, आपके जो फेस्ट लाइफ, बहुत अच्छे, बहुत अमेजिंग फेस्ट होते हैं, बहुत अमेजिंग। हर हफ्ते कुछ ना कुछ इवेंट चलता रहता है। उस टाइम पे आपको ऐसा रहता है कि यार मेरे को इवेंट छोड़ के मेरे को पढ़ाई करना पड़ रहा है, तो इतनी चीजें होंगी। देन उसके आप पार्ट, आप रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट। आई मतलब आईआईटी जाने से पहले मेरे को लगता था कि यार मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, बस मेरे को इतना पीएचडी वीएचडी में नहीं जाना है। बट पीएचडी में इवन मेरे को अभी भी ऐसा माइंड नहीं बनाया मैंने पीएचडी में जाने का। बट मेरे को रिसर्च में जाके वहां पता चला यार कितना इंटरेस्टिंग काम है। और रिसर्च टू बी फ्रैंक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है। आप पे कोई प्रेशर नहीं होता, आपको शांति से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसको तोड़ना मड़ोड़ना है, अच्छे से उस पर काम करना, बहुत मजा आएगा। तो इन सब मायनों में आईआईटी का रिसर्च बहुत अच्छा था, फैकल्टी बहुत बहुत अमेजिंग है, कैंपस बहुत सुंदर है, और फेस्ट कल्चरल लाइफ। तो आईआईटी इज लाइक वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। आप जो इमेजिन कर रहे हो उससे ज्यादा मिलेगा आपको वहाँ। लेकिन लोग बोलते हैं यार यूपी में है, यूपी रह जाएंगे। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कैंपस, कैंपस एरिया आप गेट के बाहर, कानपुर है, ऑब्वियसली कानपुर शहर है, बहुत पुराना शहर है, लेकिन बहुत प्यारा शहर है, बहुत प्यारा शहर है। गेट के अंदर सर, इवन आप भी आए हुए हैं, गेट के अंदर तो आपका अलग ही वाइब है। कुछ बाहर से लेना देना नहीं है, अलग दुनिया है, अलग एडमिनिस्ट्रेशन है, सब कुछ है। बहुत प्यारी जगह है। ऐसा ऐसा कोई बायस मत रखना यार, यूपी में है तो ऐसा है, मुंबई में है तो वो अच्छा होगा, दिल्ली में है तो ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी के अंदर सब एक है। मेरा एक्सपीरियंस तो आईटी कानपुर के लिए काफी अच्छा रहा, जितने मेरे बच्चे गए और सभी अच्छी, जो मेन टारगेट सबका वो रहता है प्लेसमेंट, इसमें कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। और सभी अच्छी प्लेसमेंट लेके गए वहां से, जितने बच्चे गए। अभी तक ऐसा कोई बच्चा नहीं है कि बेरोजगार होके लौटा हो, और सबको अच्छा टॉप कंपनी, मतलब कॉलकॉम ले लो आप, स्टैपलेप ले लो आप,
आपका कार 24 आपका खुद का कंपनी है, मतलब मैक्सिमम लोग अच्छी अच्छी जगह पे लोग पहुंचे हैं यहाँ पर। तो अच्छा लगता है, तो मैं भी बोलता हूँ यार आंख बंद करके जाओ, डरो मत। हाँ, एक डर और होता है आईटी कानपुर को लगे यार, ये ना यहाँ पे थोड़ा सख्त ज्यादा रहता है, यहाँ की पढ़ाई थोड़ी ज्यादा सख्त है, ऐसा करके कुछ लोग बोलते हैं, मतलब डर जाते हैं पढ़ाई को लेकर। नहीं सर, अगर मैं बताऊँ तो बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में सही है। थोड़ा एकेडमिकली रिग्रेस है आईआईटी कानपुर। एक्चुअली क्या है ना, इवन हम लोगों से पहले जो विनय भैया का बैच था, उससे पहले और थोड़ा स्ट्रिक्ट था। बिकॉज वहाँ ग्रेडिंग ऐसे होती है, 10 के बाद सीधा 8, 8 के बाद सीधा 6, 6 के बाद सीधा 4। तो वो वाला चीज था, तो वो थोड़ा डर बैठाता था लोगों में। स्ट्रिक्ट है एकेडमिकली, नो डाउट। बट यार सब है यार, तुम 65 बच्चे हो, तुम इतने गधे तो नहीं हो यार। मतलब मैं इतना मान के चल सकता हूँ, तुम कर लोगे। बस वही है कि वो एटीट्यूड, लर्निंग एटीट्यूड मत खत्म करना। ठीक है, इस उसमें मत आना कि यार मैं रैंकर हूँ, मेरे को पढ़ने की क्या जरूरत है। बस लर्निंग एटीट्यूड रखना, आराम से कर लोगे। सब लोग कर रहे हैं, सबका हो जाएगा। तो मतलब जो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं कि देखो यहाँ पे सुन के अब तुमको लग रहा होगा यार जाना चाहिए, एक बार जरूर जाना चाहिए। और अभी आपके पास टाइम भी है, लग के तैयारी करिए, मेहनत करिए, प्रॉपर रिवीजन करिए, प्रॉपर टेस्ट दीजिए, नंबर पे मत भटकिए। ठीक है, लगे रहना है लास्ट तक, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। तो जैसे मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा, देख लेते हैं कि स्टूडेंट लोग कुछ क्वेश्चन पूछे हैं क्या। बच्चों आप लोग भी अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिनको जो भी पूछना है चैटिंग में डाल सकते हैं, फिर हम उसका जवाब दे देंगे आपको। तो ये अपना 3 घंटे का जो इन्वायरमेंट था जब आप गेट का एग्जाम देने गए थे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करो। कि बहुत से बच्चे डरते हैं ना एग्जाम के देते समय, यार आज एग्जाम है, आज फाइनल एग्जाम है, एक साल से मैंने तैयारी की हुई है, पता नहीं 3 घंटे में क्या होगा। उस समय तुम्हारे माइंड में क्या चलता था, और आपकी रैंक कितनी आई थी? सर हाँ, तो मैं बताता हूँ। जैसे मैंने 2 एग्ज़ाम्स अटेम्प्ट किए थे। एक थर्ड ईयर में 2022 वाला गेट दिया था मैंने। उस टाइम पे मेरी रैंक 369 थी। तो उस टाइम का मैं सिनेरियो बताऊँ तो दोनों थोड़े से अलग एक्सपीरियंसेस थे मेरे लिए। लाइक वो पेपर हम लोगों ने जो टेस्ट दिया था, उस टेस्ट से थोड़े अलग ही लेवल का पेपर आ गया था। वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया था। तो एग्जाम मैं, जैसे मेरा फ्लो रहता था, मैं एप्टीट्यूड पहले निपटा लेता था और मैं आइट्रेशन में करने का ट्राई करता था। मतलब टुवर्ड्स द एंड मैंने यही से ट्राई किया था। जब पेपर डिफिकल्ट होता था तो मैं आइट्रेशन फॉलो करता था, जब पेपर इजी होता था तो मैं ट्राई करता था कि एक गो में सही से पूरा पेपर हो जाए। तो विद एप्टीट्यूड करने पे मेरे को ऐसा फीलिंग आ गया था कि शायद पेपर थोड़ा सा टफ है। तो अब उस टाइम पे कुछ लोग क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं कि भाई क्या होगा। तो उस टाइम पे ऑब्वियसली मेरी प्रैक्टिस इतनी ज्यादा हो गई थी टेस्ट सीरीज में, तो मेरे को समझ आ गया था भाई एग्जाम डिफिकल्ट है, सबके लिए डिफिकल्ट है। पैनिक करके नहीं, थोड़ा सेंसिबली काम करना होगा। तो वहां पे मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक लिया था और मैंने सोचा अपनी स्ट्रेटेजी पे। फिर मैंने थोड़ा सा ऐसे ध्यान दिया कि भाई अब एक्यूरेसी से काम करना है। मतलब पहले एक आध डिफिकल्ट क्वेश्चन छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो करूंगा वो सही करूंगा। तो इसके साथ फिर मैंने पेपर आगे का अटेम्प्ट करना शुरू किया। सिर्फ मेरा उस एग्जाम में 0.33 नेगेटिव हुआ। बट जो मेरा फाइनल स्कोर बन के आया, उस स्कोर के बेसिस पे मेरे को फोर्थ ईयर में अगर मैं एग्जाम नहीं भी देता तो मैं आईआईटी कानपुर में चला जाता। इतना हो गया था मेरा। देन उसके बाद ये तो था, पेपर दे के निकले ऑब्वियसली 2022 में। मन में तो यही था यार, खराब हो गया पेपर, इतना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, पेपर सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो पाए। बट फिर धीरे धीरे जैसे बात पता चली, आपसे बात हुई, सबका तो आइडिया लग गया कि यार पेपर डिफिकल्ट था। फिर धीरे धीरे एनालिसिस हुए, तो ठीक है। इवन रैंक प्रिडिक्टर पे जब रैंक प्रिडिक्ट करा था, यार क्या गलत रैंक प्रिडिक्टर है ये, थोड़ा धीरे जाते जाते मेरे को 1000 1500 के पीछे फेंक देगा आराम से। बट वो चीज नहीं हुई। इवन जब हम लोग भिलाई भी पहुंचे तो जिसके अराउंड रैंक दिखा रहा था वैसी कुछ रैंक आई। फिर 2023 वाले अटेम्प्ट में ऑब्वियसली सिलेबस हमारा हो चुका था, कॉन्फिडेंट थे हम लोग। हमारा ग्रुप था, साहिल, मैं, विनीत, जिगर, हम लोग सब। अब हम लोग का एम था कि यार अब एक बार तो सीट थोड़ी कंफर्म सी हो गई है, अब हम लोग थोड़ा ट्राई करते हैं डबल डिजिट रैंक की तरफ या सिंगल डिजिट रैंक की तरफ। तो हम लोग का एक ही गोल था, रिवीजन करना, टेस्ट सीरीज देना, वही करते थे हम। लास्ट तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब मैं यहाँ बताता हूँ आपको वो 3 घंटे का प्रेशर क्या होता है। सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग इवन मोटिवेटेड थे कि भाई हम लोग रैंक ला रहे हैं, इस बार बढ़िया जाएगा। हम लोग गए एग्जाम में। 2022 का एग्जाम डिफिकल्ट है, 2023 का एग्जाम भयंकर इजी आ गया। हम लोग ऐसे थे कि यार बहुत इजी क्वेश्चन है।
तब इजी एग्जाम आता है तो वहां पे होती है बहुत ज्यादा गलतियां। ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि आपको हवा में नहीं आना है वहां पे। तो अब हम लोग, मेरा स्ट्रैटेजी वही था, इजी एग्जाम वन फ्लो में पूरा पेपर करना है। तो वो दिन दिन की बात होती है यार, सेम लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सबकी होती है। बट कोई बात नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि एग्जाम दिया हमने, एग्जाम दे के आए, हम लोग वही बात कर रहे थे यार पेपर बहुत आसान था, अच्छा गया है, आ जाएगी इस बार अच्छी रैंक आएगी ऑब्वियसली। हम लोग सब वैसे ही मन बना के रखे थे। फिर आंसर की आई तो मेरे को पता चला मैंने क्या क्या सिली मिस्टेक्स करी हैं। तो यहाँ मैं बताऊंगा कि आप जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज्यादा हो जाता है ना, तो वो ब्लंडर करवाता है चीजें। मैंने कई कुछ सिली मिस्टेक्स किए जो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेंगी किस किस लेवल की जब सिली मिस्टेक होनी है तो होती है। तो वो चीजें होती है, तो माहौल आपका ऐसा ही है। आपका भले एग्जाम डिफिकल्ट आए या पेपर आसान आए, आपको इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ पेपर देना है, शांत मन के साथ पेपर देना है। आपके दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यार पेपर डिफिकल्ट है मेरी रैंक बिगड़ जाएगी, पेपर आसान है मेरी रैंक बहुत अच्छी आएगी। वो चीजें नहीं, आप न्यूट्रल होकर अपना 3 घंटे का गेम खेलो, बाकी जो होना होगा वो होगा। और यार मतलब आपका 3 घंटे जितना आप पैनिक से दूर रहोगे, जितना अच्छे से रहोगे ना, भले आप उसके लिए, मैं तो क्या करता था, जैसे मैं अपने गेट एग्जाम से पहले वो जो आधा घंटा होता है, मैं शांत रहता था, किसी से आजू बाजू बात नहीं करना, शांति से फोकस करना, मेडिटेट कर लिया थोड़ा। तो वैसा कुछ अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। बट भाई ये 3 घंटे से पहले जितना फोकस रखोगे ना यार, अपनी मेहनत पे भरोसा रखो, ठीक है? अगर तुमने मेहनत की है तो तुम गिरोगे भी तो कहाँ गिरोगे, टॉप 7 के बाहर नहीं गिरोगे। ठीक है, इवन मेरा बिगड़ा भी ना एग्जाम, तो भी मैं कहाँ गिरा, कानपुर खड़गपुर। तो मतलब समझ रहे हो तुम, अगर मेहनत अच्छी है ये फाइनल तो ईयर तुम्हें कुछ नहीं होगा। 350 समथिंग थी ना? सर 352 थी, हाँ फाइनल ईयर रैंक 352 थी। 352 थी। तो था अच्छा कि मार्क्स तो आपके मतलब रैंक तो अच्छी आ गई थी और आपको आईआईटी कानपुर मिल भी गया था। एक बच्चे का क्वेश्चन है यहाँ पर कि सर हमारे यहाँ दिसंबर में एंड सेमेस्टर होते हैं और प्रैक्टिकल जनवरी में, तो कैसे मैनेज करें? अ, ठीक है। तो एंड सेमेस्टर तो यार मेरे को जहां तक याद है मेरे केस में तो ऐसा ही था, या इवन मेरे तो इससे भी लेट हो गए थे। मेरे को याद है मैं अपना एग्जाम दिया था, गेट एग्जाम के बाद मेरे एग्जाम स्टार्ट हुए थे, और मैं जिस दिन अपना लास्ट एग्जाम दिया था उसके अगले दिन मैं कानपुर के लिए निकला था। तो मेरा केस तो और भी खतरनाक था। तो तुम्हारा केस अगर मैं देखूं कि दिसंबर में एंड सेमेस्टर होना भी है, तो आई एग्री, तुम्हारा फिर वही है कि सिलेबस टाइम से खत्म कर लो। एग्जाम के लिए तो वही 14-15 दिन। आई वुड सजेस्ट कि बीटेक का एग्जाम भी इंपॉर्टेंट है, दो सही से दो, पढ़ो। लेकिन यार फिर वही है ना, जो तुम्हारा 15 दिन है ना, वो 15 दिन तुम्हारा साल 6 महीने की प्रिपरेशन को खराब नहीं करेगा, इतना तो आई एम श्योर। अगर तुमने मेहनत की है तो 15 दिन में तुम मूर्ख नहीं बन जाओगे बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो। एग्जाम देखो तुमको क्या करना है, उस टाइम पे सिर्फ टेस्ट सीरीज देना है, एक 3 घंटे का टेस्ट दो, 2 घंटा एनालाइज करो, बाकी के टाइम तुम कॉलेज का पढ़ो। तो प्रियांशु, कंपनी के बारे में बताइए अपने, कैसे क्या एनवायरनमेंट है, कैसा काम है, क्या काम करते हैं आप लोग? सर मैं बताता हूँ। मैं मतलब जितना अभी तक अपने सीनियर्स से बात किया हूँ, बिकॉज मेरी मंडे से ज्वाइनिंग है, तो सीनियर्स से जो जितनी भी बातचीत हुई है, मेरा रोल तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन 1 है, SD 1 है। एंड मोर ओवर मेरा प्रोफाइल आईआईटी में एमएल की तरफ ज्यादा था, डेटा साइंस ओरिएंटेड, तो मेरे को वहां पे थोड़ा सा काम उस ओरिएंटेड के लिए उन लोगों ने लिया है। अपार्ट फ्रॉम दैट कास्ट 24 स्टार्टअप भी नहीं बोलेंगे या एकदम एमएनसी भी अभी फिलहाल नहीं है, बीच में है कहीं पे। आ, वहाँ पे मेजरली रोल मेरा यही रहने वाला है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में। वो लोग कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे काम कर रहे हैं, एचआर से जितनी बात हुई है मेरी मैनेजर से, उनका जो कहना है उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स पे ही मेरे को डालेंगे। कोई एक नया इनका वर्टिकल खुला है, उधर काम करना है। एंड देन मेरे लिए एक चीज अच्छी हुई है, घर दिल्ली में है, जॉब भी यही लग गई है, तो घर से ही अप डाउन रहेगा। घर का भी मजा मिलेगा और जॉब भी इजली हो जाएगी। जी। हाँ। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे साथ काफी लोग आ रहे हैं आईआईटी कानपुर से। एमटेक से हम 3 लोग हैं, एंड बीटेक से भी 3-4 लोग हैं, तो हम लोग टोटल 6-7 लोग यहाँ आ रहे हैं। एक क्वेश्चन और है कि पूछने वाला था मैं आपसे कि दिमाग से निकल गया। ये तो कंपनी का तो पूछ ही लिया मैंने आपसे, कंपनी के बारे में। बच्चों और कोई क्वेश्चन? तब तक आप लोग फिर से याद करता हूँ मैं क्या क्वेश्चन पूछना था, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन वो, लेकिन दिमाग से निकल गया अभी तुरंत।
और किसी का नहीं, कोई। आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप चैट में पूछ सकते हैं, बिकॉज हम भी इस टाइम पे ऐसे ही कंफ्यूज रहते थे चीजों को लेके। होता ही है, सभी को होता है, कंफ्यूजन तो रहता ही है। आई वुड से अभी आपका इम्पोर्टेंट टाइम अब शुरू हो गया है, सितंबर आपका आधा निकल चुका है। अब आप थोड़ा उस मोड में आ जाओ कि अब थोड़ा चीजों को सीरियसली लेके अपने गैप्स को कवर करने का ट्राई करो। हाँ, क्वेश्चन याद आ गया मुझे। क्वेश्चन ये था मेरा कि ट्रांसफर, आजकल डेटा साइंस बहुत चल रहा है, इसकी भी ब्रांचेस अब आ रही हैं धीरे धीरे। लेकिन इसमें हमने ये भी देखा है कि कुछ बच्चों ने अपने आईगेट से में भी अच्छी रैंक ला लेके आए थे, 132 भी लेके आए, 152 लेके आए। लेकिन उसके बावजूद भी उनको ऑफर, एडमिशन ऑफर नहीं मिला कहीं से भी, किसी भी आईआईटी से। अभी इसका आगे क्या कैसे रहेगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है सीएस से गेट देंगे तो हम डीए में नहीं जा पाएंगे, मतलब डेटा साइंस में नहीं कर पाएंगे। क्या ऐसा है कि हम यदि सीएस में है तो क्या मशीन लर्निंग एआई नहीं पढ़ पाएंगे, क्या उसमें मास्टरी नहीं कर पाएंगे, कि हमें डीए में ही नहीं नहीं, जरूरी है? नहीं नहीं, देखिए मैं बताता हूँ आपको। मेरे को जहां तक पता है इसके बारे में, जो इन्होंने गेट डेटा साइंस लॉन्च किया था, तो बेसिकली ये लोग, इन लोग का मेन एम है कि विद द ग्रोथ, मतलब जैसा जैसा ट्रेंड जा रहा है वैसा वैसा ये लोग गेट को भी थोड़ा, गेट में चेंजेस लाने का ट्राई कर रहे हैं। तो इनका मेन एम यही था कि गेट डेटा साइंस इंट्रोड्यूस करते हैं, इस बेसिस पे हम एडमिशन लेंगे। बट कुछ आईआईटीज का मतलब एडमिशन के टाइम पे बाद में ऐसा मानना था कि हम गेट सीएसई ही प्रेफर करेंगे, क्योंकि वो चीजें क्या हो जाती है ना, अगर जैसे कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे आईएससी हो गया, आईआईटी मद्रास में स्पेसिफिक एक सेक्शन है डेटा साइंस को लेके, कि एक डिपार्टमेंट ही अलग है। तो जहां जिन जिन आईआईटीज में ये है, हालांकि आईआईटीज बहुत कम है, मतलब ऐसे स्पेसिफिक ब्रांचेस अभी नहीं बने हैं पुराने आईआईटीज में। तो इस वजह से क्या है कि इवन आप जो केस बताए कि 132 रैंक लाके भी एडमिशन में दिक्कत आई है, वो दिक्कत रहेगी। बट अगर आपको मैं बताऊं कि गेट कंप्यूटर साइंस वाले जितने भी हैं, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आप गेट कंप्यूटर साइंस से जा रहे हैं तो आप इस फील्ड में नहीं आ सकते। आप तो लाइक ओपन है, गेट कंप्यूटर साइंस है आपका, आपका एडमिशन होगा एमटेक इन कंप्यूटर साइंस। आप ना चाहते हुए भी आपको तीनों पूल में पढ़ना ही पड़ेगा। आप किसी भी आईआईटी में जाएंगे आपको तीनों पूल के कोर्सेज करने पड़ेंगे। फिर आपके ऊपर है, आपका इंटरेस्ट जहां बनता है वहां आप काम कर सकते हैं। तो आप बेधड़क कंप्यूटर साइंस के लिए आप गेट अटेम्प्ट कीजिए ये तीनों पुल और का आप कहीं भी स्विच कीजिए। कुछ बच्चे कंफ्यूज रहेंगे कि 3 पुल आपने बोला, उसके बारे में थोड़ा स्प्रेड। जी, जी, देखिए आप किसी भी आईआईटी में जाते हैं ना, तो आपका कोर्स स्ट्रक्चर 3 पूल्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है आपका एमएल पूल, मशीन लर्निंग के कोर्सेज होते हैं जिसमें सारे। देन होता है आपका थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपके एल्गोरिदम्स, कॉम्प्लेक्सिटी, इन सब से रिलेटेड चीजें होती हैं। देन तीसरा होता है आपका सिस्टम पूल, जिसमें आपका आईओटी, सेंसर, ये सब चीजें होती हैं। तो आपको मतलब इवन आईआईटी कानपुर का मैं आपको सिनेरियो बताऊं, मेजरली पुराने आईआईटीज और आईएससी का यही है। आपको तीनों पूल से एटलीस्ट एक एक कोर्स कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड देन जैसे आईआईटी कानपुर में आपको 7 कोर्सेज करने रहते हैं इन ऑल 2 साल में। तो 3 कोर्स तो ये हो गए, जो बचे हुए 4 कोर्स है दैट इज अप टू यू। आईआईटी कानपुर में टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई कोर्स के लिए कंपल्शन नहीं है। बस एक कंपल्शन है, आपको तीनों पूल कवर करना है। तो जैसे मैंने तीनों पूल कवर किए, उसके बाद मेरे को लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट थोड़ा डेटा साइंस की तरफ ज्यादा है। मैंने मतलब एक्सप्लोर सब किया, मैंने एनएलपी भी एक्सप्लोर किया, देन मैंने डेटा साइंस भी एक्सप्लोर किया, देन मैंने थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस भी एक्सप्लोर किया। बट मेरे को लगा कि विद टाइम फिलहाल डेटा साइंस का ऑब्वियसली डिमांड थोड़ा है, और मेरे को थोड़ा उसमें क्या होता है ना, आपके एनालिटिकल स्किल्स होते हैं वहां पे, आपका कुछ ऐसा रट्टा लगा नहीं सकते आप वहां, आपके मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंट्यूशंस का काम है वहाँ। और डेटा, आपको डेटा से क्या समझ आ रहा है, तो मेरे को वो वाली चीजें पसंद थी, तो मैं इसलिए उधर गया। तो आप टोटली फ्री है, मेरे कुछ लोग सिस्टम, मेरे दोस्त सिस्टम्स में भी काम है कर रहे हैं, कुछ लोग थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, कुछ लोग पीएचडी कर रहे हैं। तो फ्री है, आपको जहां मन करे वहां जा सकते हैं। बट आपको तीनों एक्सप्लोर करना है एटलीस्ट एक बार, ऐसा रूल रहता है। ओके। और कंप्यूटर साइंस का बच्चा एमएल में उसको प्लेसमेंट मिल जाता है? बहुत आराम से सर, अभी तो एमएल का ही टाइम है। मैं इवन आपको बताऊं, कुछ लोगों को ये भी डाउट होगा कि बीटेक और एमटेक साथ में प्लेसमेंट में बैठते हैं, तो एमटेक वालों को दिक्कत आती होगी। तो मैं आपको बताता हूं कि डे 3 तक एमटेक वाले ऑलमोस्ट सारे प्लेस थे। और इवन प्लेसमेंट के टाइम पे ऐसा चल रहा था, बीटेक वाले बोल रहे थे कि यार इसमें एमटेक वाले भी बैठ रहे हैं, अब कंपनी इनको उठा के ले जाएगी, हमको छोड़ जाएगी। तो
ट्रेंड अब चेंज हो रहा है। तो अब आप जो लोग बोलते हैं ना प्लेसमेंट नहीं लग रही, वो आपको फुल ऑन पागल बना रहे हैं। अब कंपनियां क्या है, रिसर्च ओरिएंटेड होती जा रही है। जैसे जैसे एमएल का टाइम आ रहा है, लोगों को ऐसा कोडर्स नहीं चाहिए। कोडर्स तो यार आप देखो चैट जीपीटी भी कोड कर रहा है, उसमें दिमाग नहीं रह गया। दिमाग लगाने वाली चीज अब ज्यादा रह नहीं गई है। अब उनको चाहिए जो लोग थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व कर सकें, तो वो लोग अब मास्टर्स खोज रहे हैं। जैसे कई कंपनियां आती हैं वो बैचलर्स को अलाउ ही नहीं करती, ओनली फॉर मास्टर्स। तो तो ये सिनेरियो कि बीटेक वाले अनप्लेस रह गए इस बार, और एमटेक वाले प्लेस हो चुके हैं। तो लिंक्डइन पे भी आप देखोगे कई लोग बीटेक आईआईटी पीपीओ के लिए इंतजार कर रहे हैं या डाल रहे हैं कि किसी के पास ऑफर है। तो अब बेधड़क जाओ, मास्टर्स का बहुत डिमांड है मार्केट में। अच्छे से पढ़ो तो तुम्हारी नीड है मार्केट में, ये चीज तो है। तो प्रियांशु बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ें रख दी, हर चीज़ कवर हो चुकी है यहाँ पर। प्रिपरेशन रिलेटेड भी हो गया, जॉब से रिलेटेड हो गया, आईआईटी कानपुर से रिलेटेड भी हो गया। और आपको कुछ ऐसा कुछ बताना है या गाइडेंस देना, आप दे सकते हैं, जो हो सकता है मैं ना पूछ पाया हूँ। सर अभी एक क्वेश्चन आया है, रिवीजन का जो सब्जेक्ट्स हो गए उसे कैसे करें सर, और अभी दो सब्जेक्ट्स पैरेलल चल रहे हैं तो सब मैनेज कैसे करें। रिवीजन के सब्जेक्ट्स हो गए तो उसे कैसे करें। देखिए, आपने अगर आप मैं सही समझ रहा हूँ जो कह रहे हैं कि आपका रिवीजन करके भी हो गया सब्जेक्ट्स को, तो उसका क्या करें, अगर आप यही पूछना चाह रहे हैं। तो देखिए, अगर रिवीजन ऐसा नहीं होता कि आपने आज कर लिया रिवीजन तो आपका हो गया। आपने वो एक कर्व के बारे में पढ़ा होगा कि थोड़े मतलब 15 दिन में आप इतना बोलते हैं, 30 दिन में इतना बोलते हैं, वो चीज सर बताते रहते हैं क्लास में। तो आपको उसका एंटी कर्व फॉलो करना है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया तो हो गया। वो साइकिल है, वो कंटिन्यूस साइकिल है। आप बोलता रहा हूँ, आप ऐसा शेड्यूल बनाइए कि ये दो सब्जेक्ट चल रहे हैं पैरेलल में, मेरे को कोई तो दो सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। अब वो आपके ऊपर है, वो साइकिल आप कितने दिन में रिपीट कर रहे हो। जैसे आज मैंने सी रिवाइज कर लिया, तो मैं 15 दिन में बाकी के सब्जेक्ट्स रिवाइज करता हुआ आऊंगा। तो जब मैं वापस उस टाइम पे आऊंगा तो मेरे पास सी ही आएगा रिवाइज करने के लिए। तो वैसा कोई सर्कल बनाए, साइकिल बनाइए। और ये साल भर का प्रोसेस है, पढ़ना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही रिवीजन इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार रिवाइज करो। रिवीजन हो गया है तो टेस्ट दो, पता चलेगा कि हाँ खाली रिवीजन से मैं ये चीजें भूल रहा हूँ या मेरे को ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत है। टेस्ट दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज आपको करनी है उन सब्जेक्ट्स के लिए। और दो सब्जेक्ट्स पैरेलल चल रहे हैं तो सब मैनेज कैसे होगा। यार देखो, सब्जेक्ट्स देखो, मैं जहां तक जानता हूँ सर जो क्लास में कराते हैं, आई डोंट थिंक समझने में दिक्कत आती होगी। ठीक है, आती है तो क्लास में ही पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, सर 50 बार एक्सप्लेन कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि फिर वो जो दो सब्जेक्ट है ना, उन दो सब्जेक्ट में तुमको क्या करना है। उन दो सब्जेक्ट में नेक्स्ट क्लास से पहले तुम एक बार शुरू से कॉपी वहां तक जहां तक सर पढ़ा दिए हो देख के फिर नेक्स्ट क्लास में जाओ। तो तुम समझ रहे हो, तुम जब क्लास में एक एक बार वैसे रिवीजन करोगे ना, तो जब तुम्हारा एक्चुअली रिवाइज करने का टाइम आएगा वो सब्जेक्ट, तो वो ऐसे मतलब ऐसे फटाफट खाली पेज घुमाना तुमको। यार तुम इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे ना क्लास के दौरान ही, कि भाई वो ऐसे ऐसे पेजेस घुमाना है तुमको। तो वो रिवीजन बहुत जल्दी होगी। ये सब ना बर्डन रहता ही नहीं अगर तुम प्रॉपरली स्ट्रेटेजाइज करके चलो चीजें। रिवीजन बर्डन तब बनती है जब तुम रिवीजन को इग्नोर करते हो। और अच्छा, आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो वैसे भी दिक्कत नहीं जाती है। बस आप कॉपी ओपन करो, पेज बाय पेज पढ़ते जाओ और एनालाइज करते रहो कि कौन सा चीज़ क्या लिखा है, क्यों लिखा है, और इसका क्या पर्पस है, कहाँ पर यूज़ करना है, तो हो ही जाता है। और हम लोग तो पूरा बेसिक से ही पढ़ाते हैं, इसलिए कहीं प्रॉब्लम तो नहीं जाता है वैसे बच्चों को। ठीक है प्रियांशु। और एक चीज बोलूंगा कि यार अपने मतलब देखो, अभी हम लोग ना ऐसे टाइम में है, रिसोर्सेज का एकदम ही बहुत ज्यादा रिसोर्सेज सर पे है। ठीक है, बाढ़ आ गई है, तो बाढ़। बाढ़ आ चुकी है, बहुत सारी कोचिंग है, सब ऑनलाइन कंटेंट है, सब कुछ है। ठीक है, लेकिन एक चीज बोलूंगा कि जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो यार बंदा सक्सेस वही होगा जो अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखेगा, उन पे ट्रस्ट करेगा और उसको बार बार फॉलो करेगा। ठीक है, हाँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आंख बंद कर लो उसके अलावा कुछ देखो ही नहीं, ऐसा नहीं है। पढ़ो, जहां गैप्स लगते हैं उसके लिए स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो। 50 जगह भटकने की जरूरत नहीं है, एक जगह पहुंचो, क्योंकि सब वहीं से उठा रहे कंटेंट। तो तुम भी क्यों नहीं वहीं से पढ़ो, वहीं से पढ़ो सीधा। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में अगर कोई चीज गैप लगती है तो वो फॉलो करो। उसके अलावा ज्यादा भटको मत इधर उधर, रिसोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखो। एक आयुष का डाउट है, इफ टाइम इज लिमिटेड would you suggest focusing deeply on a few subjects or trying to cover at least once? ओके okay. यार देखो, मतलब ऐसा सिनेरियो मैं बताता हूँ, ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन मेरे को थर्ड ईयर वाले अटेम्प्ट में आया था।
टू बी ऑनेस्ट मेरे को सीएन इतना मतलब सीएन हम लोग का क्या था, टुवर्ड्स एंड हमने वो सब्जेक्ट किया था 2022 के गेट में। तो मेरे को इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था उस सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट। तो मैं ऐसा थोड़ा उसको अवॉइड ही करता था। बट यार मैंने सर से बात की थी इसके रिगार्डिंग, तो सर ने भी मेरे को यही बोला था कि यार देखो टोटली छोड़ के जाना तो सही बात नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं उन सब्जेक्ट से, फॉर्मूला बेस्ड आ जाता है, तो वो सब बनाएंगे, तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा लॉस अल्टीमेटली। और सर का ये सजेशन डेफिनेटली मेरे लिए काम भी किया था। मैं एटलीस्ट सीएन के बहुत डीप में तो नहीं, डाउट्स ऑब्वियसली मेरे कुछ वीक पॉइंट्स थे उस सब्जेक्ट में, बट एटलीस्ट सर ने जितना पढ़ाया था उतना मैंने ट्राई कर लिया था, फॉर्मूलेज याद कर लूं, थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट समझ लूं। तो उसने मेरे को डेफिनेटली काम किया। सीएन के दो क्वेश्चन आए थे, दोनों फॉर्मूला बेस्ड आए थे डायरेक्ट 22 के पेपर में। तो इतने अनएक्सपेक्टेड सब्जेक्ट से जो मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि उससे मेरे क्वेश्चन बनेंगे, वो दो क्वेश्चन बना के आया था मैं, और उसने बहुत बड़ा गैप लाया था मेरे रैंक में। तो मैं ऐसे टोटली छोड़ देना तो नहीं बोलूंगा, कर लो देख लो ऊपर ऊपर से, छोड़ के मत जाना कोई सब्जेक्ट। एक क्वेश्चन आया है जी सर, मेरे भैया हैं SD2 हैं, उनका कहना है कि एमटेक के बाद क्या करोगे, उसमें भी तो तुम्हें कोडिंग और डीएसए तो लगेगा ही। सर तो एमटेक में आपने, एक मिनट, आपने सब कुछ कैसे किया, इसी डाउट की वजह से मेरा प्रेप गेट से दूर हो रहा है। हाँ, तुम्हारे भैया अगर देखो मैं एक चीज बोलूंगा, आई डोंट नो वो कहाँ से क्या किए हैं, SD2 है वो, ठीक है, उनसे पूछो उनको SD2 पहुंचने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ, मेरा एक दोस्त है, वो टीसीएस में था, और अगर देखो तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस होता है ना, तो एमटेक के बाद तुमको डायरेक्ट SD2 भी ऑफर होता है, SD3 भी ऑफर होता है। मेरा एक दोस्त है, वो SD2 बन के गया है फ्लिपकार्ट में। तो वो रही बात, जो SD2 वाला गैप है ना, वो तुम्हारे भैया या जो भी है उनको जितना कवर करने में टाइम लगेगा ना, उससे आधे टाइम में कर जाओगे तुम, इतना तो है एमटेक के बाद। दूसरी बात, एमटेक का मैं ऑब्वियसली तुमको फायदा पता है, प्लेसमेंट अपनी जगह है। दूसरी चीज, नेटवर्क, ठीक है, आईआईटी का टैग, वो सोचने का तरीका, और एक बार के लिए तुम ना जब बोलोगे ना कि सर मैं ऐसा, मैं आईआईटी कानपुर से हूँ, मेरे को ये काम है ये, तो लोग सुनेंगे एक बार रुक के तुम्हारी बात। ठीक है, तो जो तुम्हारा इमेज और जो तुम्हारा परसेप्शन है ना, वो चेंज हो जाएगा। भले तुमको देखो, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि तुमको प्लेसमेंट में जाना, तुम्हारी प्रिपरेशन दूर हो रही है तो मैं, वो तुम्हारा कॉल है, ठीक है। इतनी पास आके अगर तुम ये डिसीजन ले रहे हो तो आई थिंक तुमको रिकंसिडर करना चाहिए। अगर तुम प्लेसमेंट के लिए भी जा रहे हो तो अब जो ऐसा सिनेरियो है कि तुमको मेहनत इससे भी ज्यादा ही करनी पड़ेगी वहां, क्योंकि मार्केट सिचुएशन बहुत खराब है। ठीक है, तुम ऑब्वियसली देखो, कंपनियां, जो कंपनियां बाहर हायर नहीं कर रही है वो आईआईटी आ रही है हायर करने, कोई तो रीजन है। उनको अब अगर कम हायरिंग करनी है तो वो टायर 3 से जगह टायर 1 से ही हायर करना प्रेफर करेंगी। तो तुम समझ जाओ वो डिफरेंस है। एमटेक SD2 भले तुम, ठीक है, तुम डीएसए और कोडिंग ही करोगे, लेकिन तुम बाहर जब बहुत सारे लोगों में compete करोगे, तो वहां पे जो लेवल ऑफ डीएसए और कोडिंग चाहिए, उसके कंपैरिजन में जब तुम वही 30 बच्चे आपस में compete कर रहे हो, यार 30 से डबल कंपनियां आती हैं, तुमको एक कंपनी लेगी, दूसरी लेगी ना, तो भी तुम प्लेस होगे ही होगे। और मैं तुमको बता रहा हूँ एवरेज पैकेज 30 का है आईआईटी कानपुर में, एवरेज है ये। और मैं बता रहा हूँ ये एवरेज भी इसलिए ऐसा खिसका हुआ है क्योंकि काफी लोग जो है उन्होंने एवरेज नीचे खींचा भी है। तो अगर तुम मेरे, एटलीस्ट मेरे ग्रुप की बात करूं, तो मेरे ग्रुप का मैं सिर्फ बेस बताऊं तो मेरे ग्रुप का बेस 24 से ऊपर है, जो हमारा एक छोटा सा ग्रुप था आईआईटी में, 10-12 लोगों का सर, जिसमें जनरली आपको पता है सारे आईगेट वाले थे। तो हमारा बेस सबका एवरेज 24 से ऊपर है। तो वो चीज जो तुमको ना बाहर नहीं मिलेगी आसानी से। और आई थिंक अब मैं इतना बोलूंगा, सितंबर आ गया यार, अब जब तुमको यहाँ तक आ ही गए हो तो थोड़ा अब अभी बैक ऑफ मत करो, गेट दे लो, देखो क्या होता है, उसके बाद तो फिर तुम्हारा डिसीजन है, जो करना करो, ऐसा है। हाँ, तो लाइक किसी और को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, मैं देख रहा हूँ। वैसे आपने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी है। फिलहाल किसी को डाउट होगा तो आपसे कनेक्ट हो जाएगा व्हाट्सएप पे, उससे आप गाइड कर देना। तो प्रियांशु, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत दिनों बाद हम लोग मिले।
और इनको भी जी सर। काफी बेनिफिट मिलेगा जो बच्चे ज्वाइन किए थे। एक सोचने का तरीका चेंज होगा लोगों का, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। और इस तरह से बीच बीच में हम आपको डिस्टर्ब करते रहेंगे आई गेट के लिए, कि आपके जूनियर्स सर का फायदा उठा आई सकें। गेट के लिए डिस्टर्ब नहीं सर, आई गेट का यही तो है फायदा, लाइक सब फैमिली बन जाते हैं, इसमें डिस्टर्ब कुछ नहीं होता है। ठीक है प्यांशु, ऑल द बेस्ट आपको भी। बाय बाय। थैंक यू। जी सर। थैंक यू, थैंक यू।